फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव 2 का। इसमें क्या है, एक हॉट फिलामेंट है और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट पार्टिकल्स की तरह एमिट करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स टू स्मॉल होल्स, दो स्टॉप्स है उनके बीच में स्मॉल होल्स है, तो वहां से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएंगे ये, ठीक है। जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्म जो क्रॉस सेक्शन रहे इलेक्ट्रॉन्स का वो यूनिफॉर्म रहे। जो सिर्फ स्ट्रेट जा रहे होंगे सिर्फ वही निकल पाएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर चार ऑप्शन दिए आपको, पूछा गया है द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर एट बी देन एट ए। बी पे स्पीड ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की बजाय ए के। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया इन्होंने वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया तो जो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे उन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो उन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन एस्लेट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ए पे उनकी स्पीड कम होगी और बी पे पहुंचते पहुंचते उनकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर एट बी देन एट ए। क्लियर। फोर्स जो लग रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे तो ए पे स्पीड कम होगी रिलेटिवली टू बी की स्पीड के, ठीक है। बी के बाद अगर कोई पॉइंट और होता है यहाँ पे सी, तो सबसे ज्यादा स्पीड सी पे होती है, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे निकल जाएंगे उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। क्लियर। द इलेक्ट्रिक करंट इज लेफ्ट टू राइट, नहीं ये ठीक नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहाँ आ रही होगी, राइट टू लेफ्ट, तो ये गलत है। सी पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज लार्जर एट बी देन एट ए, नहीं, मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम होगा। क्यों? जितने नंबर ऑफ पर सेकंड, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए पे आ रहे होंगे पर सेकंड, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी पे पहुंच रहे होंगे, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा वो जो ए पे होगा वही बी पे होगा, ठीक है। बस फर्क इतना होगा कि ए पे स्लोली मूवमेंट हो रहा होगा और बी पे फास्ट मूवमेंट हो रहा होगा। लेकिन अगर हम पर सेकंड देखेंगे तो पर सेकंड जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए से पास कर रहे होंगे उतने ही पर सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी से पास कर रहे होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स ए से आ रहे हैं वही बी पे जा रहे हैं, ठीक है, कहीं और से नहीं आ रहे हैं बी पे, ठीक है। तो जो करंट डेंसिटी होगी, करंट का मैग्नीट्यूड होगा, दोनों चीजें जो ए पे होंगी वही बी पे होंगी, ठीक है। करंट डेंसिटी इज मोर एट बी देन एट ए। जब करेक्ट, जब करंट सेम है, जो करंट ए पे है वही करंट बी पे। और स्टार्टिंग में ही कह दिया उन्होंने जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों जगह सेम है। अगर एरिया यहाँ पे भी है तो बी पे भी एरिया क्या है, ए। तो करंट डेंसिटी जो ए पे होगी वही करंट डेंसिटी किस पे होगी, बी पे होगी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इज मोर एट बी, ये रॉन्ग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, एक कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पर एक बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं कैपेसिटर से, कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और दो पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। कंसीडर ए पॉइंट ए इन द कनेक्टिंग वायर्स, एक कनेक्टिंग वायर है उसमें एक पॉइंट कंसीडर किया ए, एंड पॉइंट बी इज बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में पॉइंट बी कंसीडर किया गया, ठीक है। देयर इज नो करंट थ्रू ए, देयर इज नो करंट थ्रू बी, देयर इज ए करंट थ्रू ए एज लॉन्ग एज द चार्जिंग इज नॉट कंप्लीट। ढंग से समझो, ए में करंट, ए पॉइंट से करंट कब तक पास करेगी, जब तक कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता। जैसे ही एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, तो करंट कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि देयर इज ए करंट थ्रू ए एज लॉन्ग एज द चार्जिंग इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। जब तक चार्जिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ए से करंट पास करता रहेगा, ठीक है। अगर हम बी से बात करें तो बी से तो कोई वायर वगैरह कुछ भी नहीं जा रहा है, तो करंट बी से कुछ जाएगी, करंट बी से कोई पास नहीं करेगी। देयर इज नो करंट थ्रू बी, ठीक है। तो ये बी पार्ट ठीक हो जाएगा। तो इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, बी एंड सी। क्लियर। व्हेन नो करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है और इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो क्या क्या ऑप्शंस ट्रू होंगे। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट मूव, बिल्कुल गलत है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, लेकिन उनका जो मूवमेंट होता है वो रैंडम होता है। कुछ कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, और रैंडम मूवमेंट कुछ होता है। तो अगर आप इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, जीरो। क्लियर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव बिल्कुल गलत है। द एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, जीरो, ये गलत है। एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड तो सारी एडअप हो जाएंगी, तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। एवरेज स्पीड तो कुछ ना कुछ आ जाएगी, और वो एवरेज स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। एवरेज स्पीड नहीं, क्या चीज जीरो होती है, एवरेज वेलोसिटी। तो सी पार्ट एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो कह रहे हैं द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो। कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर वापस इधर आएगा फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा, तो ओवरऑल उसका बहुत काफी ज्यादा टाइम के बाद अगर उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो वहीं हिट कर करके वहीं घूमता रहेगा, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी।
ठीक है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं मूव कर रहा होगा, वो वहीं से वहीं हिट होके वहीं 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 के वहीं वहीं के वहीं घूम रहा होगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट इज जीरो। ये भी ठीक है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे किसी भी इंस्टेंट पे तो जीरो होगी। ठीक है, अगर मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कहीं ना कहीं मूव कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मान लिया 20 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 20 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी इंस्टेंट पे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको सी और डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट चेंज व्हेन ए रजिस्टर कनेक्टेड टू ए बैटरी। ठीक है, इज हीटेड ड्यू टू द करंट। ठीक है, जब रेजिस्टेंस कोई रजिस्टर है अगर वो हीट अप हो जाता है तो क्या क्या चीजें चेंज नहीं करेंगी। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड चेंज करेगी, जब टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम पे जो जो चीजें डिपेंड करेंगी वो सारी सारी चेंज कर जाएंगी। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड चेंज कर जाएगी। ड्रिफ्ट स्पीड डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट स्पीड होती है E/m/टाउ। ठीक है, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर गया तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या कर जाएगी, आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके। ठीक है, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, और कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि टाइम कांस्टेंट, सॉरी ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज कर गया है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज कर गई तो रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है वो इनवर्स होती है कंडक्टिविटी के। और रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज कर गई तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड चेंज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे, जो पहले होंगे वही बाद में रहेंगे। क्लियर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज द इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी चेंज। ठीक है, द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी टू कंडक्टिविटी पूछा गया, क्या करेगा टाइम के साथ, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी होती है रो और कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, इनका रेशियो आपसे पूछा गया क्या करेगा। ठीक है, तो आप एक चीज समझो जरा ढंग से, अगर हमें ये रेशियो फाइंड करना है तो पहले हमें पता होना चाहिए सिग्मा कितना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जो करंट होती है, करंट वो होती है एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है और वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आई अपॉन ए कितना हो जाएगा, तो आई अपॉन ए हो जाएगा एन ई वी डी, और वी डी की वैल्यू अगर पुट करें तो ई फोर्स लगता है, फोर्स अपॉन मास एक्सलेशन हो गया इनटू टाइम वेलोसिटी। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और इनटू बाहर ले लिया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है ये। आई बाई ए क्या होता है, जे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी किसके बराबर हो जाती है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट लिखा है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट लिखा है, इसी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आया सिग्मा का वो है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। क्लियर। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, तो ये सिग्मा का फॉर्मूला हो गया एन स्क्वायर टाउ बाई एम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो रेशियो है वो कैसे वेरी करेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी अपॉन कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, कंडक्टिविटी से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कंडक्टिविटी से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है वो 1 हो जाता है, तो यही फॉर्मूला किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन कंडक्टिविटी के स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई टू पावर 4 टाउ स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, अब हमें ये देखना है ये टेम्परेचर पर, ये फैक्टर जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फास्ट होगा, तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज कर जाएगा। और अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया, सिंस इसमें अपॉन में है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया तो ये पूरा पूरा फैक्टर क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी अपॉन कंडक्टिविटी का जो रेशियो है वो इंक्रीज कर जाता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो। क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। एक करंट पासेस थ्रू ए वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एक करंट पास कर रही है एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अगर यहाँ से चलना शुरू करें, अगर हम डी पार्ट अगर हम देखें,
फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसको हम कहते थे एन, ठीक है, ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये इस बात पर डिपेंड ही नहीं करेगी क्रॉस सेक्शन कितना है, कि करंट फ्लो हो रही है कि करंट फ्लो नहीं हो रही है, करंट फ्लो कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये मेटेरियल पर डिपेंड करेगा, ये डेफिनेटली क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। कॉपर के लिए कुछ और होगा, एल्यूमिनियम के लिए कुछ और होगा। क्लियर? तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये देखें तो चार्ज क्रॉसिंग इन एन गिवन इंटरवल ए पार्ट, चार्ज क्रॉसिंग इन ए गिवन इंटरवल, इसका मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी बेसिकली वो किसकी बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल में जो चार्ज पास करेगा, ठीक है, और अगर वो टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है तो वही क्या हो जाएगी, करंट, ठीक है। तो ये भी क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। ढंग से समझो, अगर मान लिया 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर करंट फ्लो होने का मतलब है कि यहाँ पे पर सेकंड कितनी करंट एम्पियर, कितना कितनी करंट एंटर करती है, 10 एम्पियर, ठीक है। कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, 10 कूलाम्स, ठीक है। 10 एम्पियर करंट का मतलब क्या हुआ, 10 एम्पियर का मतलब हुआ 10 कूलाम्स पर सेकंड, ठीक है। यानी पर सेकंड, एक सेकंड अगर आप टाइम इंटरवल देखोगे तो कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, 10 सेकंड। तो आप किसी भी क्रॉस सेक्शन को देखोगे, हर क्रॉस सेक्शन में से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, 10 कूलाम। इसीलिए जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक सेकंड अगर तक वेट करोगे तो कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, 10 कूलम्स, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ चार्ज है या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या फिर सॉरी चार्ज क्रॉसिंग इन ए गिवन टाइम इंटरवल है, वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, ठीक है। करंट की जो वैल्यू इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट वापस जाना है, ठीक है। तो ये भी क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब जरा सी को देखते हैं, करंट डेंसिटी। अब सिंस करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, ढंग से देखना है क्या चीज कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है आपका, करंट कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे एरिया चेंज होगा करंट डेंसिटी चेंज होगी। जहां पे एरिया कम होगा वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे करंट डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी डिपेंड करेगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ड्रिफ्ट स्पीड, अब जरा ड्रिफ्ट स्पीड को देखते हैं, जरा ढंग से देखना है आपको। करंट हमें पता है कांस्टेंट है, करंट का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी, क्लियर। अब एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये डिपेंड नहीं करते हैं, ये कांस्टेंट ही होंगे। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी कांस्टेंट होगा। करंट, करंट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ए इंटू वी डी का ये जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। और जब ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा तो यहाँ से एकदम क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वीडी कम होती जाएगी, या जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा वीडी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब वीडी किस पे डिपेंड करती है, आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। ढंग से समझना है इसको, वीडी किस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, इसको याद रखना है एकदम, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वो क्वांटिटीज पूछी हैं जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। एक चीज अगर देखें, जो बीडी का बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है, ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो यहाँ से तो कहीं एरिया नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्टेब्लिश होगा, किस हिसाब से स्टेब्लिश होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया पे डिपेंड करेगा। ढंग से समझो, जैसे मान लिया एक वायर है आपका और उसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ऐसे मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टेब्लिश करोगे, तो मान लिया 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं आपके पास, तो यहाँ पे जब पांचों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास होंगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फिर जब पांचों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास करेंगी तो उनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा। जब उनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो जैसे एरिया इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रेंथ कम हो गई तो वीडी भी क्या हो जाएगी, कम। क्लियर? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन देखना है इसमें, काफी आसान क्वेश्चन है ये। द एमीटर शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो एमीटर शुड हैव लार्ज रेजिस्टेंस, बिल्कुल गलत है। द वोल्ट मीटर शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, बिल्कुल गलत है। ये वोल्ट मीटर शुड हैव लार्ज रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लार्ज होना चाहिए, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फाइनाइटली लार्ज होता है, ताकि उसमें से कोई भी करंट ना पास करे, सारी सारी करंट किसमें से पास करें, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि वोल्ट मीटर हम लगाते हैं पैरेलल में और एमीटर हम लगाते हैं सीरीज में, ठीक है। तो ये एकदम ठीक है, ये ऑप्शन इसमें ठीक है। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? 8th क्वेश्चन करते हैं। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिया 500 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू ए 10 किलो ओम रजिस्टर, ठीक है। एक कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, लेकिन उसमें एक रेजिस्टेंस भी है, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 किलो ओम, ठीक है। कैपेसिटेंस दिया आपको, रेजिस्टेंस दिया 10 किलो ओम, और एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज स्टोर कह रहे हैं, द चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर इन द फर्स्ट 5 सेकंड, फर्स्ट 5 सेकंड में जो चार्ज स्टोर होगा वो किससे लार्जर होगा, इज लार्जर देन द चार्ज स्टोर्ड इन द नेक्स्ट
5 सेकंड, 50 सेकंड, 500 सेकंड और ये पता नहीं क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो आप जरा ढंग से समझो, इसमें जब चार्जिंग होती है कैपेसिटर की विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, तो जो चार्जिंग में जो टाइम कांस्टेंट आता है, टाइम कांस्टेंट टाउ जो होता है वो होता है सी इंटू आर, ठीक है। तो अगर टाइम कांस्टेंट फाइंड करें तो कितना होगा, सी कितना दिया, तो दिया 500 माइक्रोफेरेड यानी 10⁻⁻⁶, इंटू आर कितना 10 किलो ओम, तो 10 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो 10⁻3 ये 10 ये 4, 10 ये 10 ये 5 6, तो ये सारे जीरोज और ये 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम कांस्टेंट कितना आया 5 सेकंड, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट अगर आपको याद हो, टाइम कांस्टेंट वो टाइम था अगर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चल रही है, तो एक टाइम कांस्टेंट जब तक बीतता है, ये टाइम है, तो उसमें जो चार्ज आ जाता है वो 63%, कैपेसिटर 63% चार्ज हो चुका होता है, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू जो आनी है उसमें, उसका 63% चार्ज हो चुका है वो, क्लियर, एक टाइम कांस्टेंट में, ठीक है। जैसे मान लिया अगर उसमें 100 कूलाम्स चार्ज आना है, ठीक है, 100 कूलाम्स चार्ज आना है, तो एक टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड्स में कितना चार्ज आ चुका होगा, 63 कूलाम्स, क्लियर, 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तक वो चार्ज हो चुका है अभी तक एक टाइम कांस्टेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट 5 सेकंड में अगर पूछा जाए तो 5 सेकंड ही टाइम कांस्टेंट आया, तो फर्स्ट 5 सेकंड्स में कितने परसेंट चार्ज आ जाएगा, 63%, ठीक है। अब अब बचा कितना चार्ज, अब बचा है आपका 37%। तो आप कितना भी टाइम दो, कितना भी टाइम दो उसको, चाहे 5 सेकंड्स दो, चाहे 50 सेकंड्स दो, चाहे 500 सेकंड्स दो, चाहे 500 आवर्स दो, चाहे 500 ईयर्स दो, कुछ भी दो, कितना भी टाइम दो उसको, अब उस पर नेक्स्ट टाइम में जो भी आपने टाइम दिया उस पर मैक्सिमम चार्ज कितना और इकट्ठा हो सकता है, सिर्फ 37%, क्योंकि 63% तो पहले से ही आ चुका है, ठीक है। तो ये जो 63% है वो डेफिनेटली 37% से ज्यादा होगा, तो किससे लार्जर होगा, तो 5 सेकंड से भी लार्जर हो जाएगा, 50 सेकंड से भी लार्जर हो जाएगा, 500 सेकंड से भी लार्जर हो जाएगा, और 500 हार से भी क्या हो जाएगा, ये लार्जर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अब जितना चार्ज आ चुका है वो आप कितना भी टाइम दोगे, अब जो नेक्स्ट आने वाला चार्ज है वो उससे कभी ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कितना चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, 63%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक कैपेसिटर C1 एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस दिया है आपको 1 माइक्रोफेरेड, और एक C2 कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस दिया है आपको 2 माइक्रोफेरेड, क्लियर। कॉमन बैटरी से चार्ज कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी पूरा चार्ज हो चुका है। अब दोनों कैपेसिटर्स को सेपरेटली डिस्चार्ज कर रहे हैं थ्रू इक्वल रेजिस्टर्स, इसको भी रेजिस्टेंस आर लगा के डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसको भी रेजिस्टेंस आर लगा के डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और बोथ द डिस्चार्ज सर्किट्स आर कनेक्टेड एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे प्रोसेस स्टार्ट हुई है आपकी डिस्चार्जिंग की प्रोसेस। अब देखना इसमें कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है द करंट इन ईच ऑफ द टू डिस्चार्जिंग सर्किट इज जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में टी इक्वल टू जीरो पे जो करंट जीरो नहीं होती है, टी इक्वल टू जीरो पे तो करंट मैक्सिमम होती है, ठीक है। जो डिस्चार्जिंग का जो ग्राफ बनता है चार्ज वर्सेस टाइम का, तो स्टार्टिंग में चार्ज मैक्सिमम होता है, कुछ क्यू नॉट चार्ज होता है जो भी मैक्सिमम चार्ज होता है, और फिर वो टाइम के साथ चार्ज क्या करता जाता है, डिके करता जाता है, ठीक है। तो उसकी जो स्लोप होगी वो आपको करंट की वैल्यू देती है, ठीक है। स्लोप स्टार्टिंग में तो स्लोप मैक्सिमम है, फिर स्लोप धीमे 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 कम होती जा रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में करंट की जो वैल्यू होती है एट टी इक्वल टू जीरो, आपको ध्यान रखना है एट टी इक्वल टू जीरो स्लोप मैक्सिमम है, यानी करंट की जो वैल्यू डिस्चार्जिंग करंट की वैल्यू वो क्या है, मैक्सिमम है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। द करंट इन द टू डिस्चार्जिंग सर्किट्स एट टी इक्वल टू जीरो आर इक्वल बट नॉट जीरो, ठीक है। जीरो नहीं है, क्या इक्वल हो सकती है वो करंट, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन होगा ढंग से देखना आपको, जो चार्ज का एक्सप्रेशन होता है वो होता है क्यू नॉट, जो भी इनिशियल चार्ज होगा, इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ आपका टाइम कांस्टेंट है, क्लियर। ये होता है ई क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। अब क्यू नॉट कितना होगा, ठीक है, तो क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर करा था उसने, तो क्यू इक्वल टू सी वी का फॉर्मूला लाएंगे, तो सी वन, अगर फर्स्ट पे देखेंगे क्यू नॉट वन तो वो हो जाएगा सी वन वी, और सेकंड पे देखेंगे क्यू नॉट टू तो वो हो जाएगा सी टू वी, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट के लिए लिखेंगे, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए लिखेंगे इक्वेशन, तो Q इक्वल टू आने वाला आपका सी वन वी इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ क्या होता है, टाउ होता है सी इंटू आर, तो इसको लिखेंगे सी वन इंटू आर, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन के लिए अगर लिखेंगे, सेकंड कैपेसिटर के लिए लिखेंगे, यहां लिखते हैं सेकंड के लिए, मान लिया तो जो उस पर चार्ज है Q इज इक्वल टू सी टू वी ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ की जगह क्या लिखेंगे, सी टू आर, ठीक है। अब अगर आपको करंट फाइंड करनी है तो जो डिस्चार्जिंग करंट होगी आई, ठीक है, फर्स्ट केस में जो होगी वो हो जाएगी माइनस डी क्यू बाई डी टी, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस करंट की वजह से चार्ज कम हो रहा है। सेकंड केस में जो आई टी हो जाएगा वो भी कितना होगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी, बस आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है,
टाइम के रिस्पेक्ट में, और इस इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करना है, और फिर हम कंपेयर करेंगे कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मान लिया I1 फाइंड करना है आपको माइनस, तो ये कांस्टेंट है C1V, तो कांस्टेंट है, और e रेज पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज पावर x ही होता है माइनस t बाई C1R, और इनटू इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाई C1R। ठीक है, तो ये C1 से C1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो जो करंट आने वाली है I1 वो आने वाली है V, माइनस से माइनस कैंसिल, C1 से C1 कैंसिल, तो V अपॉन R इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई C1R। अगर इसी पैटर्न पे अगर हम I2 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा V बाई R ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई C2R। ठीक है, और इनिशियल करंट की अगर हम बात करें, इनिशियल करंट की, ठीक है, तो इनिशियल करंट का मतलब टी इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, तो इसमें भी टी इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, तो इनिशियल करंट इसकी भी कितनी आने वाली है V बाई आर, क्योंकि ई रेज टू पावर 0 तो 1 होने वाला है, और इनिशियल करंट इसकी भी कितनी आने वाली है V बाई आर, यानी इनिशियल करंट तो दोनों की सेम होगी होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें इनिशियल करंट आर इक्वल बट नॉट जीरो, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन, इनिशियल करंट इक्वल है लेकिन जीरो नहीं है। क्लियर, द करंट्स इन द टू डिस्चार्जिंग सर्किट्स एट टी इक्वल टू जीरो आर अनइक्वल, गलत है, ये इक्वल है करंट वो। अच्छा, अब डी पार्ट देखते हैं। C1 loses 50% of its initial charge sooner than C2। ठीक है, अब जरा देखते हैं कौन फास्ट चार्ज लूज करेगा, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि टाइम कांस्टेंट कितना है। टाइम कांस्टेंट कितना होता है C इंटू आर। ठीक है, तो C1 का टाइम कांस्टेंट डेफिनेटली कम होगा बजाय कि C2 से। क्लियर, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस तो दोनों के केस में सेम है, तो जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका टाइम कांस्टेंट भी कम होगा। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट कम किसका है C1 का। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है, अगर डिस्चार्जिंग का केस देखें, टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिस वो एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज डिस्चार्ज कर देता है, 63% चार्ज क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, तो जिसका टाइम कांस्टेंट, ठीक है, तो अभी तक हमें ये पता लगा कि जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका टाइम कांस्टेंट कम होगा, तो T1 इज लेस देन T2। ठीक है, अब आप एक चीज समझो ढंग से इसमें। मान लिया पहले वाले का टाइम कांस्टेंट है 1 सेकंड और दूसरे वाले का टाइम कांस्टेंट है मान लिया 1.5 सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है वो 63% चार्ज अपना लूज, 63% डिस्चार्ज हो जाएगा, 63% चार्ज लूज कर देगा 1 सेकंड में, और जो सेकंड वाला कैपेसिटर है वो 63% चार्ज लूज करने में कितना टाइम लगेगा, 1.5 सेकंड। ठीक है, तो किसकी डिस्चार्जिंग फास्ट हो रही है, फर्स्ट वाले की, क्योंकि इसने सिर्फ 1 सेकंड में 63% चार्ज लूज कर दिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाले की डिस्चार्जिंग फास्ट हो रही है, तो आप ऐसे समझो जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होता चला जाएगा, कम टाइम में डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो उसकी डिस्चार्जिंग फास्ट होगी। तो जिसका डी ऑप्शन है वो यही कह रहे हैं कि जो फर्स्ट कैपेसिटर है C1 है वो इनिशियल 50% ऑफ इट्स इनिशियल चार्ज जल्दी लूज करता है बजाय कि C2 से। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि C1 का टाइम कांस्टेंट कम है तो वो अपना चार्ज फास्ट लूज करेगा। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, बी पार्ट एंड डी पार्ट। क्लियर।